दोस्तों, यूपीपी से 2026 की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये बात जरूर याद रखिएगा। पहले 90 दिन एग्जाम डिसाइड नहीं करते, लेकिन गलत 90 दिन आपका अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं। ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसी फेज में या तो ओवरलोड हो जाते हैं या तो गलत चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आज हम फर्स्ट 90 डेज की एक पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। साथ में किसकी किसके लिए रहेगा, तो बिगनर जितने हैं, जितने भी एडवांस्ड हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। जिनका एक से दो बार अटेम्प्ट हो चुका है, जिसके बारे में कोई यूजुअली बात नहीं करता, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्या है ये तीन तीन सिंपल फेज में, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि कॉमन जो बिगनर्स होते हैं, पहले हम थोड़ा बिगनर की तरफ चलते हैं, फिर एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बिगनर में भी कुछ जिनका एक से दो बार अटेम्प्ट हो चुका है, मैं उन लोगों को काउंट कर रहा हूँ। जिनका दो से ज्यादा हो गया है, उनके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे टिप्स दूंगा। ओके। देखिए, कॉमन मिस्टेक क्या होती है बिगनर की। पहली बात तो सब जन ये सोचते हैं कि मैं सिलेबस फटाफट खत्म कर दूं, जो कि बहुत गलत होता है। सिलेबस आप फटाफट खत्म ही नहीं कर सकते हैं, सिलेबस को एक टाइम रहता है। अब ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज है कि प्री को पढ़े कि मेंस को पढ़े। ये तो 90% लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। मैं इस कंफ्यूजन से अभी दूर कर देता हूँ। 80% अपने दिन का टाइम आप मेंस पे दीजिए और 20% अपना टाइम आप दीजिए प्रीलिम्स के पीछे। ओके। कब तक देना है ये? जब तक यूपीपीसीएस अनाउंस नहीं कर देता कि एग्जाम का डेट प्रीलिम्स का अब है। ओके। जब ये अनाउंस कर देगा, देन उसके बाद आप पूरा शिफ्ट हो जाना प्रीलिम्स की तरफ। तब तक आप मेंस तो पढ़िए। और इतनी बात तो क्लियर ही है कि भाई मेंस पढ़ेंगे तो ही एग्जाम निकलेगा। ओके। अब उसके बाद है टू मेनी सब्जेक्ट्स टुगेदर, कि हम एक ही दिन में 7-8 सब्जेक्ट लेके बैठ जा रहे हैं। नहीं, आज तो ये भी खत्म करेंगे, नहीं ये भी खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज लिमिटेड सब्जेक्ट रखिए, 2 सब्जेक्ट ही रखिए, इससे ज्यादा मत जाइए, प्लीज मत जाइएगा। मेंस पढ़ रहे हो तो एक मेंस का रखिए, दूसरा प्रीलिम्स के लिए रख लीजिए। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए, कि अब मैं बोलता हूँ आपने पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब ये पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट को फोकस करिए जो प्री और मेंस दोनों का एक साथ हो सके। और जो तीसरा डिस्क्लेमर मैं बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूं, वो ये है कि कभी भी ये मत सोचना प्रीलिम्स की पढ़ाई मेंस की पढ़ाई से डिफरेंट होती है। मैं अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स में देखता हूँ, ये टॉक होती रहती है, बात होती रहती है, तो मैं वहां पे जाके इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता हूँ, कुछ बताने की ज्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, प्री और मेंस की पढ़ाई कोई डिफरेंट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्रीलिम्स निकाल लो पहले, फिर मेंस देख लेंगे, ये भी सबसे बड़ा गलत एक डिसीजन है। तो मेंस थोड़ा पढ़ लीजिए जब तक डेट नहीं आती। 100% कन्फर्म किसी को बोल लीजिए मई में है, जून में है, और हो भी। अगर आपका मेंस नहीं है, आप प्री निकाल के क्या करोगे? और प्री निकलेगा नहीं बिना मेंस के। जो ज्यादातर आप बच्चे को देखते हो ना, जो प्री निकाल लिए हैं, या तो वो बहुत ही पुराने होंगे, या तो वो यूपीएससी से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ओके। और यूपीएससी में जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तब उनके यहाँ पे चांसेस है ज्यादा कर निकलने की। आज के टाइम तो यूपीपीसीएस में भी कॉन्फिडेंस कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। अब ये सब चीजों में क्या होता है, जब हम गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं ना, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस रहता है, अरे यार यूपीपीसीएस है क्या, यूपीएससी है क्या, अपन निकाल लेंगे। अब यूजुअली क्या होता है, जो यूपीएससी से यूपीपीसीएस की तरफ शिफ्ट होता है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि स्टेट सर्विस ही तो है, आराम से निकाल लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, अगर मैं बोलूं, अगर मैं 10 सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो जो 10वीं सीढ़ी वो यूपीएससी है, लेकिन 9वीं सीढ़ी यूपीपीसीएस है। किसी से कम मत समझना यूपीपीसीएस को। स्टेट में मैं बोलूं, अगर यूपीएससी के बाद कोई सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है, वो है यूपीपीसीएस का। तो प्लीज उस तरीके से पढ़ाई करिए जिस तरीके से आप यूपीएससी की कर रहे हो, वरना तो नहीं होने वाला। लेखपाल का आ रहा है, फॉर्म भर दीजिए, निकालिए, खत्म करिए। लेकिन इसके पीछे मत जाइए कि एसडीएम बनना है, लाल लाल बत्ती भाई कुछ नहीं होती। मैं आपको एक एक्सपीरियंस आप बताओ, कुछ नहीं होता। ये 2 महीने की चांदनी होती है। 2 महीने में लगता है कि हाँ लाल बत्ती, ये सब कुछ फिर फीका रह जाता है। तो उस लाल बत्ती के चक्कर में मत आइए, पढ़िए। बिना मेंस पढ़े वो लाल बत्ती घर के सामने रखने से कुछ नहीं होता। ओके। तो फील कॉन्फिडेंट, देन कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि सिलेबस करे नहीं हो, सब कुछ करे नहीं, फिर बर्नआउट हो जाते हो। अब बात है फिर सर क्या करें, नेक्स्ट 90 डे फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला काम करिए कि अपना एक एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कैसे बनाओगे? भाई पीवाईक्यू देखिए, अच्छे से समझिए पीवाईक्यू को। एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या हर साल क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एटलीस्ट इतना तो पता ही लगा सकते हो। फिर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं? एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, एनसीईआरटी। अब जिनको एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है कि सर नहीं ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह, तो मैं एक सिंपल सा एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास पढ़ने का कम टाइम है, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रहा हूँ बहुत डिटेल में, उसका एक लेक्चर आपको एनसीईआरटी का देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। रूटीन में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर 8-8 10-10 घंटा पढ़िए, लेकिन कम से कम इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी बनाइए कि जब एग्जाम आए, तो एग्जाम के 1 से 1.5-2 महीना पहले मैं 12 से 10 घंटा आराम से पढ़ लूँ।
तो इस तरीके से अपने ऊपर फोकस रखोगे तो वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। वरना तो उसमें हो क्या जाता है कि हमारे साथ यूजुअली क्या हो जाता है कि हम अभी 8-8 10-10 घंटा पढ़ते हैं, फिर जैसे एग्जाम का डेट आता है फिर सब गायब हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, प्लीज 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 मत करिए। अब फियर के ऊपर है, वो तो रहेगा। देखिए, इस एग्जाम में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है वो है आपका डर। अगर आप डरोगे ही नहीं तो प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो डरना तो जरूरी है, बिना डरे तो हमारा होगा भी नहीं पढ़ाई। तो प्लीज प्लीज अपनी प्रिपरेशन में अगर ध्यान देना है अच्छे से तो थोड़ा डरना तो पड़ेगा ही। मगर ये दूर भी तभी हो पाता है जब आपकी ये 3 फेस अच्छे से फॉलो हो पाते हैं। कौन से? पहला है फाउंडेशन, दूसरा है एक्सपांशन, और तीसरा है स्टेबलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फाउंडेशन कैसे, आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे कर सकते हो? तो मैंने बताया एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी का बैच है, नहीं पढ़ना है तो एनसीईआरटी का मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट भी दिया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाया, दोनों बनाए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कैसे मैंने पढ़ के आपको बताया है, और तीसरा कौन कौन सी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों के वीडियो आपके पास हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज जाके देखिए और प्लीज करिए ये सब चीजें। वरना तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। वो आते हैं दूसरे क्लासेस वाले, दूसरी चीजें बोल के चले जाते हैं और आप उनके कोर्स वोर्स ले लेते हो। क्यों? क्योंकि हाँ यार वो तो बहुत रेप्यूटेड है, उसके इंस्टीट्यूट के हम क्लासेस के लेक्चर ले लेते हैं, शायद से निकल भी जाए। ऐसा नहीं होता है, प्लीज ये सब चीज करिए। ओके, फिर कंफर्ट विद बेसिक्स। तो पहली बात तो बेसिक तो इतने अच्छे हो जाने चाहिए ताकि आप हो सके। फिर रेडियोस एंजाइटी, बेसिक एक बार अच्छा हो जाता है तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता है 1857 क्यों हुआ, 1919 का जो 1919 का आंदोलन है वो क्यों हुआ, 1920 का आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल क्यों अलग हुआ, ये सब तो मुझे पता तो है एटलीस्ट कम से कम। तो फाउंडेशन आपके लिए बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स है, और कुछ स्टैटिक बुक है जो मैं आपको बता भी दूंगा। अगर ये सबसे बचना है तो प्लीज 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 प्रारंभ बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको मदद मिलेगा। ओके, फिर एक्सपांशन के ऊपर से बात करते हैं। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कैसे कनेक्ट करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी अभी बंगाल का बहुत सारा इशू चल रहा है। ओके, अब मैं बंगाल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार क्वेश्चन आया 1905 के ऊपर, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें बंगाल को बांटा गया था वेस्ट और ईस्ट बंगाल, वेस्ट और ईस्ट बंगाल में बांटा गया था। अब आप ये सोचिए कि वेस्ट और ईस्ट बंगाल में क्यों बांटा गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वजह से बोला तो यही गया था। अब आप उस तरीके से याद करिए कि हाँ इस टाइम पे ये गवर्नर थे, इस टाइम पे ये हुआ था। फिर जब 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम पे कौन से गवर्नर थे, कौन आया था भारत में, और क्या प्रपोजल था। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये स्टैटिक और करंट अफेयर को कनेक्ट कर दिए। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अफगानिस्तान के साथ। अभी भी अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कैसे था? जो भी अफगान वॉर हुआ था, इंडो अफगान वॉर हुआ था, उसके बारे में देखिए, उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो स्टैटिक और करंट अफेयर को कनेक्ट करके तो होता है। बोलोगे सर ये तो सबको पता है, कुछ नया बताइए। चलिए नया बता देता हूँ, म्यांमार के बारे में पढ़ लेते हैं। म्यांमार का भी इशू चल रहा है, थाईलैंड का इशू चल रहा है। ये सब चीजें ऐसी है ना जहां पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपको स्टैटिक और करंट अफेयर अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। ओके, अब इसके बाद चलते हैं बिल्डिंग अ नोट सिस्टम। अब इसके बाद चलते हैं हम एक्सपांशन के ऊपर। अब हमने बेसिक अपनी एक चीजें बना ली, बेसिक चीजें मैंने जैसे बताया आपको, पीवाईक्यू कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लिए। अब आपको सब कुछ पता तो चल गया इस एग्जाम का ये पैटर्न। अब आपने एक होलसम आइडिया तो क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे हम उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैटिक करंट अफेयर मैंने अभी आपको बताया, फिर नोट्स बनाना हम चालू करेंगे क्योंकि हमने पीवाईक्यू अच्छे से हो गया, बेसिक हो गया। अब हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं उससे हम फटाफट नोट्स भी बना ले रहे हैं। अब ये सब चीजों से क्या होगा, ये एक ऐसा स्टेप है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब मेरा हो जा रहा है। लेकिन ये क्या इतने से हो जाएगा? नहीं, नोट्स आपके तभी अच्छे से बन पाएंगे जब आपके अच्छे से पीवाईक्यू हो गए होंगे। तो आपने नोट्स अच्छा बना लिया, फिर उसके बाद आपने डेली 30 या 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि 1 तारीख से या तो 2 तारीख से हमारा प्रारंभ बैच के बारे में डिटेल आएगा जिसमें हम डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, उस डेली प्रैक्टिस के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ मेरा क्वेश्चन तो इधर गलत हो रहा है, हाँ मेरे को ये चीजें पढ़नी है। अब आपके अंदर एक पूरी एक एनर्जी आ गई कि हाँ इस एग्जाम को इस तरीके से निकालना है ना। एट द एंड प्रीलिम्स में जाके आपको अटेम्प्ट करना है, ना कि मैं ये बताऊंगा कि मेरे क्वेश्चन से इधर आए, मैंने ये करंट अफेयर पढ़ाया तो यहाँ से ये आ गया। भाई ये तो चीजें करनी नहीं है। ये चीजें तो क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि मुझे इस लेवल पे लेके जाना है कि मैं दूसरे के क्लेम से ज्यादा मैं अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाऊँ। एग्जाम तभी निकलता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, कि कोई क्लासेस वाला आपके ऊपर काम करता है वो नहीं होता। ओके, फिर स्टेबलाइजेशन के ऊपर चलते हैं। अब स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आपने ये सब चीजें कर दी, आपने टेस्ट दे रहे हो, आपका एक माइंडसेट अच्छा हो जा रहा है, एक आपकी एक हमेशा एक वीक एरिया पे काम कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, फिर उस रिवीजन के बेस पे टेस्ट दे रहे हो। तो अब अगर आपने ये सब चीजें फुलफिल कर ली तो आराम से स्टेबलाइजेशन आता है, और ये सबसे बड़ी चीजें होती है। लेकिन अगर ये सब चीजें चाहिए तो क्या चीजें नहीं करनी है मैं वो बता देता हूँ। पहला तो 8 से 10 घंटा अभी तुम पढ़िए, मैं ये नहीं बोलता मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए मगर 8 घंटा मैक्सिमम रखिए। जब
अगर कोई बिगनर है तो 8 या 7, 7 to 8 आवर्स लेके रखिए। जब तक डेट नहीं अनाउंस होता इस घंटे के बीच में आप घूमिए। अब जो दो दो अटेम्प्ट दे चुका है भाई, उनके लिए तो कोई 1 घंटे का फर्क नहीं है कि भाई कि मैं 8 घंटा पढूं कि 10 घंटा पढूं कि 12 घंटा पढूं। जितना आपको टाइम मिल रहा है उतने टाइम को यूटिलाइज करिए। ओके। अब ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर ये तो नहीं पढ़ना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। डेली प्लान चेंज मत करिए, मैंने ऑलरेडी प्लान दिया है 90 डेज का, आप जाके देख लीजिए, वो बिगनर्स के लिए भी है, आप जाके उसको फॉलो करिए। 2 मिनट टेस्ट, ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठा हूँ सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट दे रहा हूँ। देखिए मैं इसमें से ये दो चीज पे भले डिसएग्री करता हूँ, मगर मैं एक चीज बताता हूँ कि मुझसे पूछोगे कि मेरा प्रिपरेशन पूरी कैसी हुई, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दिया था। बिलीव मी, मेरा टेस्ट इतने ज्यादा मैंने दिया था जिसकी वजह से मुझे एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा मदद भी मिली। और जो मुझे एक सबसे अच्छी संतुष्टि है और जो मुझे खुशी भी होती है कि मैंने टेलीग्राम पे मटेरियल जाके उठा उठा के एक मटेरियल कलेक्टर नहीं हो गया। यूजुअली क्या होता है कि हाँ टेलीग्राम पे ये फ्री में लेक्चर मिल रहा है, हाँ टेलीग्राम पे ये फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, आज इस क्लासेस के नोट्स मिल रहे हैं। मतलब मुझे याद है एक हमारे ही ग्रुप में किसी ने कमेंट किया था कि मुझे इस क्लासेस के शॉर्ट नोट्स चाहिए, और उधर से एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था कि कुछ कुछ चीजें के नोट्स हमें खुद बनाने चाहिए, जिससे हमारे खुद के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ कुछ एस्पिरेंट्स इतने ज्यादा अवेयर भी है। तो मैं भी यहीं पे यही चीजें बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ नोट्स अपने आप से बनाइए। हर चीज के लिए क्लासेस पे डिपेंड हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं 100 बच्चों को ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, उस 100 बच्चों के पास मेरा एक ही नोट जा रहा है, लेकिन उन 100 में से अगर 10 बच्चों ने ये किया कि भाई मैं इस नोट से सीख के और कुछ अल्टरनेट बना लेता हूँ, वो 10 बच्चों का निकलने का सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा, ना कि वो 100 में से 90 बच्चों का। है ना? तो आपको इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो आपके अंदर क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से आती है। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई है सब बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा था, मगर जो अब एडवांस लेवल पे वो क्या करिएगा, देखिए उनके लिए टेस्ट सीरीज, बिलीव मी, टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा रामबाण है, पहली चीज। दूसरी चीज है करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, वरना एग्जाम के टाइम पे आके रोना हो जाएगा, 25 चैनल फॉलो करोगे। तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीवाईक्यू, जिससे आपने लगभग रट लिया होगा या तो घोट के पी लिया होगा। है ना? तो अब आपको काम करना है इन चीजों के ऊपर। अब पीवाईक्यू आपको घटना चक्र से ना लगा के आपको जाके एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए यूपीपीसीएस का, उसको लगाइए, उसके क्वेश्चन को देखिए, फिर जो भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। लेकिन इतनी चीजें तो आपको जरूर करनी है। इस 90 दिनों में अगर किसी ने ये चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो उसकी तो गारंटी है कि उसका तो चांस बनता है कि हाँ वो एग्जाम में जाके बैठे। ठीक है? बाकी सब तो है ही है, सब रोज रेस में दौड़ ही रहे हैं, बाकी दौड़ते रहेंगे। तो मैंने अभी तक जितनी एडवाइस दी है, प्लीज प्लीज उसको फॉलो करिएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत जरूरत होती है हमें भी, क्योंकि अगर ये चीजें मैं अगर अभी आपसे मेंटरशिप में बहुत ज्यादा पैसे पे लूं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यही चीजें अगर मैं फ्री में दूं तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर मैं ये कुछ चीजें आपको फ्री में दे रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ रीजन भी है। तो प्लीज आप उसको फॉलो करिए और करिए। मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम लिख ले, मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक साइकिल में फंसे रहो कि आज इसका बैच ले रहे हो आज उसका बैच ले रहे हो। ओके दोस्तों, अगर इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो टेलीग्राम का हमारा चैनल है, बैच हमारे चल रहे हैं, आप आके देख सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी 1 जनवरी तक वेट करिए, बहुत अच्छा एक सरप्राइज आने वाला है जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। मैं इस बार गारंटी लेने वाला हूँ कुछ लोगों की, जिसका मैं इस बार एग्जाम निकाल के देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, चलिए फिर, जय हिंद।